आज हम 20वीं सदी के एक ऐसे कलाकार की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी कला जितनी शक्तिशाली है उतनी ही परेशान करने वाली भी। हाँ। हम बात कर रहे हैं फ्रांसिस बेकन की। वाह। हमारे पास उनकी जीवनी पर आधारित कुछ स्रोत हैं और आज हमारा मकसद ये समझना है कि उनके निजी जीवन की उथल-पुथल, उनके संघर्ष, उनकी त्रासदियों ने उनकी असाधारण कला को कैसे कैसे गढ़ा। बिल्कुल। और ये जानना बहुत जरूरी है। जब हम बेकन की पेंटिंग्स देखते हैं ना, वो चीखते हुए चेहरे, वो मुड़ी तुड़ी आकृतियां, तो हम असल में उनकी जिंदगी की ही एक गूंज देख रहे होते हैं। सही कहा। तो आज की पड़ताल सिर्फ तारीखों की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि कैसे एक अस्थमा से पीड़ित घर से निकाला गया लड़का दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चित्रकारों में से एक बन गया। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी शुरू होती है 1909 में डबलिन से। बेकन का बचपन मतलब किसी भी पैमाने से आसान नहीं था। उनके पिता वो एक पूर्व आर्मी मेजर थे और मिजाज के बहुत सख्त थे। बहुत ज्यादा। परिवार को लगातार आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच घर बदलना पड़ता था, तो कोई स्थिरता नहीं थी। और ऊपर से बेकन को बचपन से ही गंभीर अस्थमा था, जिस वजह से वो कभी ठीक से स्कूल जा ही नहीं पाए। और इसी तनाव भरे माहौल में एक और टकराव पनप रहा था। जैसे जैसे बेकन बड़े हो रहे थे, वो अपनी समलैंगिकता को पहचान रहे थे, जो उस वक्त मतलब एक अपराध माना जाता था। हाँ। उनके पिता के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि 1926 में जब बेकन सिर्फ 16 साल के थे, उनके पिता ने उन्हें अपनी माँ के अंडरवेयर पहनकर आईने के सामने देखते हुए पकड़ लिया। और इसके बाद जो हुआ उसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। उनके पिता ने उन्हें बस घर से निकाल दिया, कुछ पाउंड हाथ में थमाए और सड़क पर छोड़ दिया। ये एक जबरदस्त सदमा था। मतलब एक पिता अपने ही बेटे को इस तरह नकार दे। हाँ, लेकिन शायद यहीं से फ्रांसिस बेकन के बनने की कहानी शुरू होती है। तो क्या ये कहना सही होगा कि उनका घर से निकाला जाना उनके लिए सबसे बुरी और सबसे अच्छी चीज थी जो एक साथ हुई? मतलब जाहिर है कि ये बेहद दर्दनाक था, पर क्या इसी ने उन्हें आजाद किया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और एक तरह से हाँ, उस क्रूरता ने उन्हें उस घुटन भरे माहौल से आजाद कर दिया। अगले 2 साल उन्होंने लंदन, बर्लिन और पेरिस में गुजारे और ये शहर उनके असली स्कूल बने। अच्छा। बर्लिन में उन्होंने वहां की आजाद ख्याल नाइट लाइफ देखी, जहां उनकी पहचान को एक तरह से स्वीकृति मिली। और वहीं पर उन्होंने सर्गेई आइजनस्टाइन की फिल्म देखी, बैटलशिप पोटेम्किन, जिसमें वो चीखता हुआ चेहरा था। एग्जैक्टली। उस फिल्म में एक नर्स का चीखता हुआ चेहरा उनके दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। वही चीख जो बाद में उनकी पेंटिंग्स में बार बार लौट कर आती है। वही चीख। फिर वो पेरिस गए, जहां उन्होंने पाब्लो पिकासो की ड्राइंग्स की एक प्रदर्शनी देखी और उन्हें देखकर बेकन को लगा कि अरे, अगर ये हो सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूं। कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। हाँ। बस एक तरह की प्रेरणा थी। हाँ, एक प्रेरणा का धमाका था। यहीं से एक सेल्फ टॉट कलाकार का जन्म हुआ, जिसने किसी आर्ट स्कूल के नियम नहीं सीखे, बल्कि अपनी जिंदगी के अनुभवों से अपनी कला को गढ़ा। लंदन लौटने पर बेकन ने कुछ समय इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर काम किया, लेकिन उनका असली पैशन तो पेंटिंग ही था। 1933 में उनकी एक पेंटिंग क्रूसिफिक्शन हर्बर्ट रीड की मशहूर किताब आर्ट नाउ में छपी, जो किसी भी नए कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ऐसा लगा कि शायद उन्हें पहचान मिल गई है, लेकिन ये बस एक झूठी सुबह थी। 1934 में उन्होंने अपनी पहली सोलो प्रदर्शनी लगाई और वो बुरी तरह फ्लॉप हुई। ओह। किसी ने कुछ नहीं खरीदा और आलोचना भी बहुत खराब हुई। और इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब 1936 में लंदन की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अति यथार्थवादी प्रदर्शनी ने उनके काम को ये कहकर खारिज कर दिया कि ये पर्याप्त रूप से अति यथार्थवादी नहीं है। मतलब कला की दुनिया के रखवालों ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। बिल्कुल। इस नाकामी का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने निराशा में अपनी कई शुरुआती पेंटिंग्स नष्ट कर दी। वो लगभग 1 दशक तक गुमनामी में चले गए। और फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अस्थमा की वजह से उन्हें सेना में तो नहीं लिया गया। हाँ, लेकिन उन्होंने सिविल डिफेंस में काम किया और इसी उथल-पुथल के बीच 1944 में उन्होंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 3 स्टडीज फॉर फिगर्स एट द बेस ऑफ अ क्रूसिफिक्शन। उस पेंटिंग ने तो आर्ट की दुनिया में जैसे एक धमाका कर दिया था। धमाका ही था वो। सोचिए, एक दहकते हुए नारंगी बैकग्राउंड पर 3 अजीब चीखते हुए जीव, जो आधे इंसान लगते हैं आधे जानवर, जैसे किसी बुरे सपने से निकलकर सीधे कैनवस पर आ गए हों। ये इतनी परेशान करने वाली थी कि लोगों को समझ नहीं आया कि इसकी तारीफ करें या इससे नफरत करें। और यही बेकन की असली शुरुआत थी।
2 साल बाद न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ने उनकी पेंटिंग 1946 खरीद ली और अब उन्हें नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। इसी दौर में उन्होंने अपनी एक खास तकनीक भी विकसित की थी, है ना? वो कैनवस के पिछले यानी बिना प्राइम किए हुए हिस्से पर पेंट करते थे। हाँ, और ये सिर्फ एक टेक्निकल चॉइस नहीं थी। उस कच्चे कैनवस पर रंग एक धब्बे की तरह, एक जख्म की तरह फैलता था। वो उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पेंटिंग में भी वही अनिश्चितता और एक्सीडेंट हो जो उनकी जिंदगी में था। बिल्कुल। और इसी दौरान उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध श्रृंखला शुरू की, जो स्पेनिश चित्रकार डिएगो वेलास्केस के पोर्ट्रेट ऑफ पोप इनोसेंट एक्स पर आधारित थी। स्क्रीमिंग पोप्स वाली सीरीज। लेकिन उन्होंने एक शांत और ताकतवर पोप की पेंटिंग को एक चीखते हुए, कैद हुए इंसान की तस्वीर में क्यों बदल दिया? यही तो बेकन की कला का सार है। उन्होंने वेलास्केस की पेंटिंग की बाहरी शक्ति को लिया और उसके अंदर छिपी पीड़ा, डर और अकेलेपन को बाहर निकाल दिया। वो पोप का सिंहासन एक कांच के बक्से जैसा बना देते हैं, जैसे वो एक अदृश्य जेल में कैद हो, और उसका मुंह एक खामोश चीख में खुला होता है। ये सत्ता के पीछे की इंसानी कमजोरी का एक भयानक चित्र है। 1950 के दशक तक बेकन एक स्थापित कलाकार बन चुके थे। न्यूयॉर्क, पेरिस में प्रदर्शनियां, वेनिस बिएनेले में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व, मतलब पेशेवर तौर पर वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। और जैसा कि बेकन की जिंदगी में हमेशा होता था, पेशेवर सफलता के साथ निजी जीवन में तूफान भी आया। उनकी मुलाकात पीटर लेसी से हुई, जो एक पूर्व पायलट थे। हाँ, और उनका रिश्ता बेहद तूफानी था। उसमें प्यार था, जुनून था, लेकिन साथ ही भयानक हिंसा भी थी। कहा जाता है कि वे एक दूसरे से बुरी तरह लड़ते थे। हाँ, और वो हिंसा सीधे बेकन के कैनवस पर उतरती थी। 1962 में बेकन की टेट गैलरी में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी। ये किसी भी कलाकार के करियर का शिखर होता है, और प्रदर्शनी के उद्घाटन की सुबह ही उन्हें खबर मिली कि लेसी की मृत्यु हो गई है। एक ही दिन में करियर की सबसे बड़ी खुशी और एक गहरा व्यक्तिगत सदमा। ये तो बेकन की कला जैसा ही एक विरोधाभास है। बिल्कुल, यही उनकी जिंदगी का पैटर्न था। लेसी की मृत्यु के बाद उनके जीवन में जॉर्ज डायर आए। उनकी मुलाकात की कहानी भी बड़ी अजीब है। अच्छा। कहा जाता है कि डायर, जो एक छोटे मोटे अपराधी थे, बेकन के स्टूडियो की छत से अंदर घुसकर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे और बेकन ने उन्हें पकड़ लिया। चोरी करने आए शख्स को अपना प्रेमी और मॉडल बना लिया। हाँ, ये सिर्फ बेकन ही कर सकते थे। डायर उनके कई प्रसिद्ध चित्रों का विषय बने। इस दौर में बेकन अपने दोस्तों के भी पोर्ट्रेट बनाने लगे थे, जैसे लुसीन फ्राइड और इजाबेल रॉस्थॉन। वो चीखते हुए पोप से आगे बढ़कर अपने आसपास के लोगों के चेहरों में छिपे दर्द को तलाश रहे थे। और फिर 1971 में एक और त्रासदी हुई, शायद उनके जीवन की सबसे भयानक। हाँ। 1971 में पेरिस के ग्रैंड पैलेस में बेकन के सम्मान में उनकी अब तक की सबसे बड़ी प्रदर्शनी होने वाली थी। मतलब ये एक कलाकार के लिए सर्वोच्च सम्मान था। जॉर्ज डायर ने अपने होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली। उस सफलता की शिखर पे ऐसा कुछ होना। इस घटना ने बेकन को तोड़कर रख दिया, और इसके बाद उन्होंने डायर की याद में कई शक्तिशाली ट्रिप्टिक, मतलब 3 पैनल वाली पेंटिंग्स बनाई। ब्लैक ट्रिप्टिक्स। हाँ, और वो सिर्फ याद में बनाई पेंटिंग नहीं थी, वो एक तरह से उस घटना को बार बार जीने जैसा था। उन पेंटिंग्स में बेकन हमें सिर्फ डायर की मौत नहीं दिखाते, बल्कि वो हमें उस होटल के कमरे की घुटन भरे सन्नाटे में, उस सदमे के ठीक बाद वाले पल में हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। वो दर्द को दिखाते नहीं, महसूस करवाते थे। बिल्कुल। इस सदमे के बाद उन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेट पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, जैसे वो अपनी ही पीड़ा को समझने की कोशिश कर रहे हों। अपने जीवन के आखिरी दशकों में बेकन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जीवित कलाकारों में से एक थे। टोक्यो से लेकर न्यूयॉर्क तक उनकी प्रदर्शनियां हो रही थीं। 1985 में टेट गैलरी ने उनकी दूसरी पूर्वव्यापी प्रदर्शनी आयोजित की, जो एक बहुत ही दुर्लभ सम्मान है। कलात्मक रूप से भी उनमें एक बदलाव आया। उनकी तकनीक और सूक्ष्म हो गई थी। अब वो कम से कम ब्रश स्ट्रोक से ज्यादा भाव व्यक्त करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कई सालों बाद फिर से लैंडस्केप पेंटिंग की तरफ भी रुख किया। अच्छा। हाँ, जैसे उनकी पेंटिंग सैंड ड्यून। शायद जीवन के अंत में वो उस बाहरी दुनिया में कुछ शांति तलाश रहे थे, जो उनकी भीतरी दुनिया में उन्हें कभी नहीं मिली। इसी दौर में उनकी जिंदगी में एक स्थिरता भी आई थी। उनकी मुलाकात जॉन एडवर्ड से हुई, जो उनसे उम्र में काफी छोटे थे। और उनका रिश्ता पिछले रिश्तों की तरह तूफानी नहीं था, बल्कि एक गहरी दोस्ती और साथ पर आधारित था। बेकन ने एडवर्ड्स को ही अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बनाया, जो उनके रिश्ते की गहराई को दिखाता है। आखिरकार स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हुए
1992 में वो मैड्रिड की एक यात्रा पर थे। वहां उनकी तबीयत बिगड़ी और दिल का दौरा पड़ने से 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो फ्रांसिस बेकन का जीवन संघर्ष, प्रेम, हिंसा और अपार क्षति की कहानी है जो उनकी हर एक पेंटिंग में सांस लेती है। उनकी कला आज भी लोगों को असहज करती है, विचलित करती है, लेकिन वो मानवीय स्थिति की एक ऐसी कच्ची और अनफिल्टर्ड सच्चाई दिखाती है जिसे देखने की हिम्मत कम ही लोगों में होती है। बिल्कुल। और उनकी विरासत हमें उसी सवाल पर वापस ले आती है जिससे हमने शुरू किया था। बेकन का जीवन देखकर लगता है कि शायद महान कला के लिए पीड़ा, उथल-पुथल एक जरूरी घटक है। लेकिन क्या ये सच है? या हम सिर्फ एक महान कलाकार की दुखद कहानी को रोमांटिक बना रहे हैं? वही, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। बेकन की कला हमें सुंदरता और कुरूपता के बीच की उस महीन रेखा पर लाकर खड़ा कर देती है। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी देन है। जवाब नहीं, बल्कि बेचैन कर देने वाले सवाल।